किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी आखिरी सैल्यूट। ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था, जंग का घोड़ा नराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी तौतीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह, सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतों नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़े बतली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तिहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कदर आवर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांद मारी और फिर महाज, उधर से इधर, इधर से उधर, आखिर जंग का तातमा। फिर एकदम पाकिस्तान का सियाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है, ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सके। वरना ये भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इंठिलाब बर्पा हो जाएं। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है, ये भी वो अच्छी तरह समझता था। इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए इसका इल्हाद अशद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती थी, तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस तरस के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये ठालिबन इसीलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह, जमीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी इसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था, जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्ता पुश्त के देरीना मरासिम थे। अब इसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर यह हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुने, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही दिल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहां आए हैं। वहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। यहां आकर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिली गई हैं, उसी वजन की, उसी शक्ल की, उसी मार के और छाप की। पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनाम इकराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद 2 हिस्सों में बट गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रब नवाज जब उनके मुतलिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतलिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था, तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों उन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता था? और अगर ये जंग ठीक इस्लामी जंग थी, तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, वो इसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था
कि ये बारीक बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसकी अटल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अतल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर फितरत से मजबूर, कभी कभी वो चोर दिमाग से उन पर धौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाए किशनगंगा के किनारे इस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से किरण जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबोगरीब लड़ाई थी। रात को बाज औकात आसपास की पहाड़ियां फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटों के जवानों के साथ शब-तून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर के तहथे लगा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, थिनजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुठातब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब, गालियां दे रहे हैं, अपनी मां के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी। इसके जी में आई कि बजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी। चुनांचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज थी। उसने जवानों को 2-3 मर्तबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो छेर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नजर नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थी और पत्थरों के साथ टुकड़ा टुकड़ा कर हवा में हल हो जाती थी। रब नवाज की प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती है। इससे उसको खासी कोफ्त होती थी। चुनांचे उसने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हितों के सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे। चीज के लिए लंबे तनावर दरख्त, जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेन्यास थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतजाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे। बाती रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ न आया जिसको वो ठातिर तवाह गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर ठाबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को भौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुत्तला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। इसका पानी भी बहुत साफ और शफ्फाफ था। गोमो सिम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बचते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो अभी इस शगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खां ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुए, इधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगी। सूबेदार रब नवाज ने
दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बतौर मुताला किया। वो ठालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी। ज्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता, उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे। इसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां जाय न करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसको उड़ा दे। ये हुक्म देकर उसने अपने अलिफ नंगे बदन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, थिंजीर की दुम। कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहां से उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। ये खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम यकलख्त बहुत सर्द हो गया। इस कदर सर्द की दिन को भी खून मुंज में धोने लगता था। चुनांचे सूबेदार रब नवाज ने चाय के दौर शुरू करा दिए। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक दौर इस गर्म गर्म मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। एक हटता तो दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी। जब उस जवान ने, जो पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, सूबेदार रब नवाज ने उससे दूरबीन ली और भौर से देखा। उसे हरकत नजर न आई, लेकिन भौरन ही एक आवाज बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आस पास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रब नवाज इसका मतलब न समझा। इसके जवाब में उसने अपनी बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुठातब थी। रब नवाज चिल्लाया, थिंजीर की दुम, बोल क्या कहता है तू? सासिला ज्यादा नहीं था। रब नवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली न दे भाई। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए तज्जुब के साथ कहा, भाई। फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपो बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी मां का जना, यहां सब तेरी मां के यार हैं। एकदम उधर से एक जटमी आवाज बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। ये आवाज आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में, रब नवाज, रब नवाज, दोहराती बिल आखिर तून मुंजमिद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहां उड़ गई। रब नवाज बहुत देर के बाद चौंका। ये कौन था? फिर वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, थिंजीर की दम। उसको इतना मालूम था, टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 6/9 रेजिमेंट की है। वो भी उसी रेजिमेंट में था। मगर ये आवाज थी किसकी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे उसकी दुश्मनी थी, चंद जाति अतराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिदरी दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपो बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज इधर फेंकी। ये कौन था? रब नवाज बोल रहा है, रब नवाज, रब नवाज। ये रब नवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रब नवाज बड़बड़ाया, थिंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूं राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर हलक फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह, उई राम सिंघा, थिंजीर की दुम, थिंजीर की दुम। अभी पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा कर पूरी तरह धम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज बुलंद हुई, उई कुम्हार के खोते। रब नवाज फू फू करने लगा। जवानों की तरफ रोबदार नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है, थिंजीर की दुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा, टल के कड़ा प्रसाद, ओए टिंजीर के झटके,
राम सिंह बेतहाशा तहथे लगाने लगा। रब नवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियां ये आवाजें बड़े खलंडरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहीं। सूबेदार रब नवाज के जो इन खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें? सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर, जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम? थिंजीर की दुम। राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। ले आ। ये कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा, कुम्हार के खोते। रब नवाज ने भुन आकर कहा, बक नहीं ओए संतोख सर के कछुवे। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा। रब नवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, ओए जा मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोश रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मानी केज नजरों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अतब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का तहतहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मलकर कुछ देर झंझनाती रहें। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मिशन। रब नवाज ने यह कहकर जवानों की तरफ देखा, एक राउंड हो जाए। तसरी के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा। पहाड़ी की दाढ़ी में से धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंघा? जवाब आया, अभी कहां ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज जात का कुम्हार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता था तो गुस्से से उसका थून खोलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुब दोस्त था। एक ही गांव में वो पल कर जवान हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप, फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को कफीज महसूस करके बड़बड़ाया, थिंजीर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुठातब हुआ, बक नहीं ओए खोते की जू। राम सिंह का तहतहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीहन उसने लुबलुबी दबा दी। तड़ाक के साथ ही एक पलक शिगाब चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवारों से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से बैकवत 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। इधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अतब से निकलकर भागना चाहा। उधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई न बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उपतानो घेजा बाती जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह थून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कर रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तिमतिमा उठीं। मुस्कुराकर उसने कहा, ओए कुम्हार के खोते,
ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर उस पर झुका और दो जानू होकर उसकी पेटी खोलने लगा। थिंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया, जो बहुत खतरनाक था, तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने ओए रब के पुत्र फायर कर दिया। रब नवाज का गला रूंध गया। कसम वहदहू ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बार निकला था। रब नवाज और इसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मशक खून की थाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना जुलाना तलब था। चुनांचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए से प्लाटून कमांडर से दरखास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जरमी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वत पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीव आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किसी बात की नहीं। ये बता, मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीव हो गई। तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर उसने मानी केज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6 राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं स्थमी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से, ठीक है। वो फिर माजी के धन दलकों में चला गया। रब नवाज, याद है वो दिन तुम्हें? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफे और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से माश थे। उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाकया याद आ गया। हंसने लगा तो उसके टीस उठी, मगर उसकी परवाह न करते हुए जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के तिल, याद है तुम्हें वो मडम? रब नवाज ने पूछा। कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की, क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को भौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मडम मनीता बंतो, पैसा खत्म, तमाशा खत्म, पर तुझसे कभी कभी रियायत कर देती थी, मसोलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और इसके जख्म से जमे हुए तून का एक लोथड़ा बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। इसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम को बहुत तेज बुखार था। इसका दिमाग उसकी वजह से बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा है कि टैंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई। लेकिन कुछ ऐसे वच्छे भी आते थे कि उसके होशो-वास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मर्तबा नवाज से सवाल किया, यारा, सच्चो सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हां राम सिंह ने अपना सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्तलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्तलाया गया है, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम न खा यारा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं।
दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नजा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 6/9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर इसने सैल्यूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर उसने एक लहजे के लिए धौर से मेजर असलम की तरफ देखा। उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझलाकर उसने बड़बड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं ओए राम सैया, भूल ही गया तो सर के नल्ला कि ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रब नवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।